डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 10th को स्टार्ट करेंगे। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ेंगे। मैंने क्लास 6 से लेकर 9 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उसके वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किसके साथ आई थी? फ्रांसीसी क्रांति, बेल्जियम क्रांति, रूसी क्रांति या फिर हंगरियन क्रांति के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के क्रमिक विकास के बारे में। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नागरिक संहिता का उदय हुआ, फिर वियना की संधि, उदारवादियों की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण और इटली के एकीकरण में यह जो पूरा विकास का जो एक क्रम चला था, उससे यूरोप के राष्ट्रवाद में उदय हुआ था। सबसे पहले बढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और फ्रांसीसी नागरिकों को प्रभुसत्ता सौंप दी थी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुशता का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनमें फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान यानी कि राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सके। बाद में नेपोलियन के प्रशासनिक क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी सुधारों के प्रारंभ किया गया, जिससे 1804 में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार थे वह उदारवाद के काफ़ी करीब थे और उदारवाद से ही जुड़े थे। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की क्या विशेषताएं थी? ये जो राज्य था ये संविधान पर आधारित था। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचारों पर जोर दिया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पे एक नया झंडा और एक संविधान सभा का भी गठन हुआ था। और जो माप तौल की एक समानता की जो पूरी भावना थी वह हमें उस समय की सरकार में देखने को मिलती है। फिर हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरीके से हुआ और क्या हुआ। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का होना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि हम देखेंगे कि यूरोप में अलग अलग समाज था। यहाँ पे समाज में अलग तरीके के लोग रहते थे, अलग भाषाओं के लोग बोलते थे। यहाँ पे जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि भाषाओं के बोलने वाले लोग थे। यह लोग दो भागों में विभाजित थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। और इसके साथ साथ एक मध्य वर्ग के उदय हुआ था। उच्च वर्ग जो था वह कम जनसंख्या वाला था और वर्चस्व वाला था। मतलब इसमें काफ़ी लोग वर्चस्व वाले थे, जमींदार थे, यानी कि बहुत सारे खेतों के मालिक थे और इनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। फिर हम देखते हैं निम्न वर्ग के बारे में। यह अधिक जनसंख्या का था और इसके साथ साथ ये जमीनहीन था। इनके पास ज़मीन या तो थी ही नहीं या किराए पर रहते थे और इन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं था। फिर हमने देखा कि यूरोपीय समाज एक असमान रूप से विभाजित था। 19वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर एक नया वर्ग जुड़ गया जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं। इसमें पढ़े लिखे लोग जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि थे। ये पढ़े लिखे होने के साथ इन्होंने एक समान कानून की मांग की, अर्थात उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की थी। 1815 के बाद हम देखेंगे कि यूरोप में जो रूढ़िवाद था वह कैसा था। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकार का रुख जो था वह वापस से ही रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया था। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रहना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको समाप्त कर दिया और जिसके लिए उन्होंने एक संधि किया या समझौता की, जिसे वियना समझौता या वियना संधि के नाम से जानते हैं। वियना समझौता 1815 में ब्रिटेन, प्रशिया, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने नेपोलियन को मिलकर हराया था उन्होंने किया और यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया जिसमें वियना में इकट्ठे हुए और जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। फिर हम देखेंगे यूरोप में क्रांतिकारी। यूरोपीय सरकार के जो निर्णय थे उसके विरोध में क्रांतिकारी विचारधारा ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर एक खुफिया समाज का निर्माण किया
जिसका मुख्य लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ना। वह अनेक प्रकार के विरोध से अपने स्वतंत्रता को बचाए रखना चाहते थे। हम देखेंगे भू कठिनाई और जन विद्रोह। 1930 को जो कठिनाइयों का जो साल होता है ना, वह कहा जा सकता है। यहाँ पे अनेक प्रकार की जो कष्ट और जो कठिनाइयाँ लोगों ने बर्दाश्त की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हो गई थी और रिसोर्सेज बहुत कम थे। लोगों ने गांव से शहर की ओर रुख किया, जिससे बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हो गई और कृषि गिरती चली गई। गरीबी में भी वृद्धि हो रही थी। इस सालों में फसल बर्बाद हो गई थी और खाने की सामग्री की कीमतें लगातार बढ़ती चली गई थी और जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी वह भी बंद होने लगी थी। खाने पीने की कमी, व्यापक बेरोजगारी और इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और लोग सड़कों पर उतर आए और जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसने यूरोपीय सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। फिर हम देखेंगे कि जो जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वह जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। उसके बाद प्रशा ने यह अपने ऊपर भार लिया कि वह जर्मनी का एकीकरण करके रहेंगे। उस समय वहाँ का मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मार्क था, जो कि इसका जनक था। इसके राष्ट्रीयकरण आंदोलन का इसने नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में विलियम प्रथम को एक नए राज्य का साम्राज्य घोषित किया गया और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। फिर हम देखते हैं इटली के एकीकरण के बारे में। जो इटली था उस समय का वह 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेप मैस्सेनी ने इटली के एकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया था। 1830 और 1848 में वहां पर क्रांतिकारी विद्रोह हुए, जो कि असफल हुए। फिर 1859 में फ्रांस में सार्डिनिया पीटरमन में एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया बलों को हरा दिया और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इटली की एकीकरण की प्रक्रिया में हमने 3 लोगों के विचारों का जो अध्ययन है वह हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो है कि ज्यूसेप मैस्सेनी, काउंट कैमिलो द कोवर और ज्यूसेप गैरिबाल्डी। इन तीनों का इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। फिर हम देखेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पर इनका उपनिवेश भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं होता, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम होता है जो कि हमें ब्रिटेन में देखने को मिलती है। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारे समाज था, जिन्हें हम एथनिक या निर्जातीय कहते हैं। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के कारण 1801 को बलपूर्वक यूके में शामिल कर लिया गया था और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि जो बाल्कन का जो समस्या थी, बाल्कन में भौगोलिक और निर्जातीय रूप से रहने वाले जो भिन्न लोग थे, उसमें रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, क्रोएशिया, स्लोवेकिया, सर्बिया आदि शामिल है। इन लोगों को यहाँ का मूल निवासी कहा जाता है और यह जो हिस्सा था ये ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। जैसे जैसे इस समुदाय में अपनी पहचान स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, यहाँ पर टकराव के क्षेत्र बढ़ गए थे। इस समय यूरोपीय शक्तियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और इसको कब्जा करने के लिए इसमें एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिसके कारण विभिन्न युद्ध हुए थे और प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण यह भी है।
फिर हम देखेंगे एक राष्ट्र की जो कल्पना है उसके बारे में पढ़ते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। मतलब एक जो कल्पना थी कलाकारों की, उन्होंने इसको एक व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया था। उसे नारी के भेष में प्रस्तुत किया जाता था और राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिसे नारी के रूप में चुना गया हो वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, मतलब किसी महानता नहीं, एक साधारण स्त्री के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता था। यह राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया गया था। नारी की छवि को राष्ट्र का रूपक बनाया गया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय साइना मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया और जिसे जार्मेनिया जर्मन राष्ट्र का एक रूपक बन गई थी। फिर हम देखेंगे कुछ प्रतीकों के अर्थ के बारे में, जो कि इस समय के आंदोलनों के समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। जैसे कि टूटी हुई बेड़ियाँ, इसका अर्थ था आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक चिन्ह था। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक होता था। तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पे लिपटी जैतून की ताली शांति की चाह के बारे में दर्शाता था। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादियों और राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसे जर्मन ने प्रतिबंधित कर दिया था। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग के सूत्रपात का उदय के बारे में दर्शाता था। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था, यूरोपीय राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें किसके साथ आई थी? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।